नमस्कार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ यह है कि भारत ने लगभग F-35 को ठुकरा दिया है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा ऑफर दिया था भारत को एक समय कि हम इच्छुक हैं कि आप F-35 लीजिए, लेकिन निसंदेह भारत ने इसको आज के तारीख में ठुकरा दिया। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि F-35 आज के तारीख में शायद मैं कहूँ 5th जनरेशन का सबसे अच्छा स्टील्थ फाइटर जेट है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे देश हैं जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन चला रहे हैं। रसिया भी है, चाइना तो है ही, लेकिन ऑपरेशनल यदि कहा जाए जिस हिसाब से अमेरिका ने जितने इराक वॉर से लेकर के अभी जो ईरान युद्ध चल रहा है या हर जगह जो चल रहा है और उसके दोस्तों को जो उन्होंने दिया है, इतना बार वो टेस्टेड हो चुका है कि आज के तारीख में ऑपरेशनल रूप से कहा जाए तो F-35 से अच्छा तो कोई विमान नज़र नहीं आता है, कम से कम 5th जनरेशन का। तो प्रश्न उठता है कि आखिर भारत ने इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है, ज़रा इसको समझिए। भारत आज भी बहुत डिपेंडेंट है रशियन टेक्नोलॉजी पर। सबसे बड़ा जो बेड़ा है हम लोगों का एयरक्राफ्ट का, वो सुखोई है या मिग है, ये सभी रशियन मेड है। फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो भी रशियन मेड है। यदि इसी के साथ हम F-35 को भी ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर गिव एंड टेक चलेगा। जहाँ अमेरिका को चिंता इस बात की है कि कहीं ना कहीं F-35 यदि हम इसके साथ इन रशियन टेक्नोलॉजी के साथ हम लगाएंगे, खासकर F-400 या किसी और एयर डिफेंस सिस्टम के सामने यदि उसको एक्सपोज हो जाएगा वो, तो दिक्कत पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी रसिया तक पहुंच गई तो वह हो सकता है आने वाले समय में इसकी स्टील टेक्नोलॉजी को तोड़ भी निकाल दे। तो ये अमेरिका को डर है। भारत को क्या डर है? भारत को ये डर है कि अंततः ये सारे विमान अमेरिका के द्वारा बनाए जाएंगे और अमेरिकन सॉफ्टवेयर होगा, तो कहीं ना कहीं भारत से कहीं ना कोई टेक्नोलॉजी वहां तक न पहुंच जाए। यानी रशियन मेड मान लेते हैं S-400, उसकी कोई टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच जाए तो पता चला आने वाले समय में S-400 आपका कारगर नहीं रहेगा, कम से कम स्टील्थ फाइटर F-35 के लिए, जो युद्ध की परिस्थिति में बहुत हानिकारक। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही रशियन मेड इकोसिस्टम है, कम से कम एयरक्राफ्ट या मैं कहूँ डिफेंस के बारे में। तो वह अमेरिका तक वो चीज़ें पहुँच सकती हैं यदि ऐसा कुछ किया जाए तो। दूसरा पॉइंट ज़रा इसको भी समझिए। एक बात ये भी है कि भारत इसलिए भी चिंतित है क्योंकि जो उसका पूरा ऑपरेशनल सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, जिसको कहा जाता है ऑपरेशनल डाटा इंटीग्रेटेड नेटवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ODIN, ये अमेरिका का वह सिस्टम है जो अमेरिका स्वयं बनाया है और जिस पर बेस्ड है F-35। इसी के अंतर्गत सारा काम होता है। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डाटा स्टोरेज हो, सॉफ्टवेयर अपडेट हो या मेंटेनेंस सपोर्ट हो या मिशन सहायता हो, सब इसी नेटवर्क के थ्रू काम होता है। और ये क्या है? अमेरिका के द्वारा मेड। इसमें हम किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे तो ये नेटवर्क बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, जरा इसको समझिए। मान लेते हैं कोई पार्ट हमारा खराब हो गया, कोई मशीन में कोई कमी आ गई, तो यह तुरंत आपको बता सकता है कौन सा मशीन खराब होने वाला है। ये तो छोड़ दीजिए खराब हो गया, ये भी बता सकता है कि कौन सा टूल्स है जो खराब हो सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ त्रुटि आ गई और कब बदलना चाहिए या तुरंत उसको बदल दीजिए। मतलब इससे एक तो हो जाएगा कि ये तुरंत ऑपरेशन से पहले समय की बचत होगी और तुरंत उसमें काम हो जाएगा और चीज़ें सुधर जाएगी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ों को खराब होने से पहले ही बता देता है कौन सा पार्ट खराब। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम में आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे अमेरिका पर, सिर्फ अमेरिका पर। यह बहुत खतरनाक बात है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो वो भी अमेरिका के थ्रू ही करना पड़ेगा, मेंटेनेंस डायग्नोसिस हो सब कुछ उसी, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी का नेटवर्क है, उसी पर बेस्ड है। तो ये भारत की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का भी हनन है कि अंततः यदि बैटल चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो और उस माहौल में यदि आप सहायता मांगे तो हो सकता ना मिले, और पाकिस्तान से यदि युद्ध हो रहा हो तो ये संभव कम ही नजर आता है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान आज के तारीख में एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। अगला पॉइंट जरा इसको भी समझिए। अमेरिका सब कुछ देने को तैयार है,
लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का। यहां तक कि अमेरिका सोर्स कोड भी देना नहीं चाहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं करा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई चीज करना हो वो भी आप उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। सब कुछ आप अमेरिका पर डिपेंडेंट है, कोई भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल नहीं। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अब देखो, सोर्स कोड यदि नहीं देगा तो हम अपना कोई भी मिसाइल उस विमान में लगा नहीं सकते। यानी अमेरिका विमान भी देगा, अमेरिका मिसाइल भी देगा, उसी मिसाइल का यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है तो सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करना होगा, उसी को बुलाइए। कोई मेंटेनेंस का काम हो तो भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं सर, उसी के अधिकारी आएंगे तो बनेगा। तो भारत कैसे काम करेगा? ठीक है, अच्छा विमान है, लेकिन इतनी ज्यादा इफ एंड बट में बहुत मुश्किल है, इतनी पाबंदी में बहुत मुश्किल हो जाता है कोई काम करना। यानी मूल डिजाइन, मतलब यदि आप कोई भी परिवर्तन करना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसी का मिसाइल लगेगा, सब कुछ उसी का लगेगा। आगे जरा देखिए, और एक बहुत बड़ी बात है इसका लागत, बहुत ज़्यादा लागत है इसका। पहले तो इसका दाम जान लीजिए, लगभग आपका 670 करोड़ से लेकर 680 करोड़ के बीच आज के तारीख में पड़ रहा है। ये कोई खास नहीं है, ये राफेल के अनुसार लगभग लमसम इतना ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या है जरा इसको समझिए, इसको समझना होगा। देखो, इसमें केवल और केवल विमान आएगा, इसमें ये नहीं आएगा पायलट का परीक्षण, स्टिमुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार, रख रखाव, स्पेयर पार्ट, ये सब इसमें शामिल नहीं है। और लगभग एक विमान की उम्र 30 से 40 साल होती है। ये सब आपको लगातार जरूरत पड़ेगा, फिर आप क्या कीजिएगा? तो हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो दिख नहीं रहा, केवल विमान का कीमत हमको दिख रहा है। जबकि यदि आप राफेल की बात करें तो राफेल के विमान के साथ जब सौदा हुआ है वो जरूर थोड़ा ज़्यादा चला गया है, लगभग कुछ लोगों का मानना है 120 मिलियन के आसपास। लेकिन इसमें मेटोर मिसाइल भी हमें मिला है, स्कैल्प मिसाइल मिला है, परीक्षण दे रहा है, स्टिमुलेटर दे रहा है, स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, और कुछ हद तक हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हल्का फुल्का इसमें दिया गया। आगे बात सोर्स कोड की भी चल रही है। तो राफेल ने इसके साथ बहुत कुछ दिया आपको। मेंटेनेंस का मतलब होता है 40 साल, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात। अगला सबसे बड़ी बात, जरा इसको समझिए, अन्य विमानों से आप विमान खरीद लीजिए, मैंने हाथी खरीद लिया, लेकिन हाथी को रखना आसान बात नहीं है। इसका ऑपरेशनल चार्ज बहुत ज़्यादा है। जब ये विमान काम कर रहा होगा, जब उड़ रहा होगा, तो इसका खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। अब सोचिए इस बात को, एक तो ऑपरेशनल खर्च बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें ना मिलना, इसके साथ साथ जो ये भी बोला गया है कि जो इस विशेष सपोर्ट उपकरण होते हैं या लॉजिस्टिक खर्च होता है, मरम्मत की खर्च होती है, ये सभी जो समय के साथ लगेगा वह सब भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात, इसको समझना होगा इस ढंग से भी। देखो, हम लोगों का जो विमान है वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम डेवलप हुआ है वो रशियन मेड विमान के लिए हुआ है, और अब जाकर के मिराज और जब राफेल आया तो धीरे धीरे हम लोगों ने फ्रांस का भी इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। उस पर बेस्ड यदि कोई भी चीज आता है तो उसमें हिडन कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन नए सिरे से हर चीज करना, उसके लिए रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, सॉफ्टवेयर लाना, ये खर्च अपने आप में बदल जाता है। इसलिए भारत का मानना है कि भारत अब F-35 तो नहीं ले रहा है, भारत अब पूर्णतः अपना स्वदेशी M का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनेगा, भारत अब उसी पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। क्योंकि ये मानना होगा कि देखिए, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, जब टर्की ने S-400 लिया तो बाकायदा ले रहा था, उसी समय अमेरिका ने मना किया कि लोगे तो हम तुमको F-35 नहीं देंगे, और यही हुआ। टर्की ने S-400 ले लिया और आगे चल करके अमेरिका ने F-35 का डील कैंसिल कर दिया। लेकिन टर्की एक स्टेप ऊपर निकला और उसने अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया। तो भारत के सामने एग्जाम्पल है, इसको समझना होगा। चीन ने अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना लिया, न किसी सहायता से, न रसिया की सहायता से, न अमेरिका की सहायता से। इसलिए पॉसिबल यही है कि आने वाले समय में नियति और भाग्य यही कहता है कि भारत को अपने दम पर ही 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाना होगा। वाजिब है, उसका कॉस्ट भी कम पड़ेगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो आपने तैयार कर रखा है वो उसको सपोर्ट करेगा, तो खर्च भी कम होगा। और कम नहीं,
कई गुना कम होगा, क्योंकि एक प्लेन की उम्र 40 साल तक होती है, खराबियाँ होते रहती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ते रहती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, इस बात को आपने समझा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।